हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप लोगों का आर्टिकल रीडिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। यह आर्टिकल संबंधित है द हिंदू में छपे एडिटोरियल 31 मई को छपे एडिटोरियल से संबंधित और आर्टिकल से संबंधित। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा रोमांचित किया वो रहा यूपीएससी का रिज़ल्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विमेन टॉप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और ये खबर ने सबसे ज़्यादा रोमांचित किया है। 3 टॉपर्स जो हैं वो तीनों ही टॉपर्स महिला हैं इस बार, और ये जान करके तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। एक सशक्त और एक शिक्षित महिला ज़रूर समाज को कुछ अच्छा दे सकती है और समाज को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखती हैं। तो श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल एंड गामिनी सिंगला हैव सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक्स रेस्पेक्टिवली अमॉन्ग टॉप 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, 10 आर वुमेन। तो टॉप 25 सफल विद्यार्थियों में 10 महिला है, और यह एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उनको मैं बधाई देता हूं। और उन सभी कैंडिडेट्स को जो इस बार की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि 5 जून को ही अभी यूपीएससी की परीक्षा होने वाली है, तो मैं उन सबको भी अपना बेस्ट विशेस देता हूं। अच्छे से मेहनत करके वो इस परीक्षा को दें और क्वालिफाई करें। यूपीएससी की परीक्षा आसान नहीं होती है, ये काफ़ी चैलेंजिंग है। देश की सर्वोच्च एग्जामिनेशन में से ये गिनी जाती है। सर्वोच्च एग्जामिनेशन है भी, और काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। इन तीनों ही टॉपर्स ने अपने कुछ व्यूज़ इसमें शेयर किया है, अपने अपने जीवन में आए चैलेंजेस को भी के बारे में भी बात किया है, और यूपीएससी परीक्षा में बेसिकली उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ी बहुत बातें बताई है, जो उन सभी विद्यार्थियों के काम आ सकती है जो तैयारी में लगे हैं। कुछ खास बातें और हो जाए इस आर्टिकल से संबंधित, तो टोटल 685 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, जिसमें कि टोटल 177 वुमेन हैं। ठीक है, और ये आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए रिकमेंड किए गए हैं, एंड फॉर ऑल्सो सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, 73 स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, 203 है बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड 105 आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड 60 फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स, एंड 244 कैंडिडेट्स फ्रॉम द जनरल कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि द 3 women who topped the UPSC examination believe that it is a long, challenging journey that only those who genuinely have interest in the field should partake in it. तो इन्होंने अपना एक व्यू शेयर किया कि एग्ज़ाम काफ़ी लंबी तैयारी वाला परीक्षा है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, और केवल वही विद्यार्थी, वही अभ्यर्थी जो सही मायनों में इस एग्ज़ाम को करना चाहते हैं और उनको इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने का, या फिर पुलिस सर्विस में आने का, या फिर फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करने का, या देश के सर्वोच्च पद पर रह करके देश की सेवा करने का, तो केवल वही विद्यार्थी या अभ्यर्थी इनको इस परीक्षा को दे और सेलेक्ट करें, और उन्हीं का चयन होने की भी संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। ऑनेस्टी निश्चित तौर पर मेहनत ये रिक्वायर्ड करता है, और हर एक बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी यहाँ पर चर्चा किया है इस आर्टिकल, इसी पेपर में। 3 यूपीएससी वुमेन टॉपर्स हु वॉन द परसिस्टेंस। ठीक है, तो तीनों ने अपने अपने व्यू पॉइंट शेयर किए हैं। किसी के लिए सेल्फ स्टडी काफ़ी रहा, किसी के लिए कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी काफ़ी रहा, किसी ने अपने एक शिक्षक की मदद से और अपने मेहनत के दम पर एग्ज़ाम को निकाला। तो हर बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी जो होती है यूपीएससी के लिए वो अलग अलग होती है। किसी एक स्ट्रैटेजी पे चल करके सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते, सबकी अपनी कुछ कमियां होती है, सबकी अपनी कुछ मजबूतियां होती है। तो जो भी बच्चे इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को जाने समझे, और फिर उनके ऊपर क्या बेस्ट सूट करता है उस हिसाब से वो अपना रास्ता तय करे। ठीक है, किसी एक स्ट्रैटेजी पे चलकर या हर बार एक ही स्ट्रैटेजी पे चलकर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण परीक्षा है। हर स्टेप पे अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों ही स्टेज में अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी पहले अटैम्प्ट में नहीं होता है, तो पहले अटैम्प्ट में जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है दूसरे अटैम्प्ट में, या समय दर समय कुछ ना कुछ नया बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है। रूटीन का भी अपना एक होना अनिवार्य होता है, तो रूटीन भी इसमें परिवर्तनशील होता है। किसी किसी के लिए फिक्स रूटीन में काम करना उन्हें अच्छा लगता है, तो किसी 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 के लिए रूटीन को समय समय पर थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से बदल करके काम करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
या आप अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका डिवोशन होना, आपका अपना समर्पण होना, इसमें इसके प्रति डेडिकेटेड होना, ठीक है, और ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना, ठीक है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड लेबर, ठीक है। तो अगर आप डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ अगर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी होगी। तो ये इसमें सभी ने अपने अपने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में चर्चा किया है। तो इसी के साथ मैं उन सभी लोगों को भी के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का आर्टिकल। तो आज का 3 आर्टिकल है, 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मुझे लगा। सबसे पहला है डोजेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट टू मीट इंडियाज चैलेंजेस, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत इसको कंसिडर हम कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, उसको कैसे डील किया जा सकता है और स्टेट क्राफ्ट का क्या यूज़ हो सकता है, उसको बता रहे हैं हमारे ऑथर इसमें। दूसरा आर्टिकल है नीडेड एजुकेशन डेटा दैट इंगेजेस पुअर पेरेंट। अभी हाल ही में एनएएस का डेटा रिलीज़ हुआ, एनएएस का सर्वे रिलीज़ हुआ जिसमें कि बहुत पुअर स्टेट ऑफ जो बच्चों के जो स्कूल शिक्षा की जो हालात हैं और उनमें जो बच्चों की जो परफॉर्मेंसेस है उसको 2017 के तुलना में कंपेयर किया गया पोस्ट कोविड और देखा गया कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, और वो काफ़ी बुरा हालात है इसका। उसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि डेटा जो आ रहा है और प्लस उसकी जो रियलिटी है वो दोनों में कितना अंतर है, उस अंतर को भी इसमें समझाता है। और जो एंड यूज़र्स हैं, खास करके जो पेरेंट्स हैं, वो किस प्रकार से कंसर्न्ड होने चाहिए उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। और तीसरा संबंधित है टोबैको के यूज़ से, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि टोबैको को लेकर के क्या चीज़ें सुधरी हैं पहले से, उसको बताते हैं टोबैको के यूज़र्स को लेकर के क्या चीज़ें सुधरी हैं, टोबैको का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से है, ना केवल ह्यूमन हेल्थ को ही इफ़ेक्ट करता है बल्कि इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए और क्या क्या काम हो रहे हैं इसको सुधारने के लिए इस क्षेत्र में, उसके लिए भी ये उसको उससे संबंधित भी इसमें आर्टिकल में कुछ चर्चाएं की गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले आर्टिकल से हमारा। तो पहला है डोजेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट टू मीट इंडियाज चैलेंजेस। स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट क्राफ्ट मतलब शासन करने की कला, ठीक है, शासन करने की कला। अब इसको कई बार लोग डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं। तो डिप्लोमेसी एक अलग चीज़ होता है और स्टेट क्राफ्ट एक अलग चीज़ है। बेसिकली देखा जाए, बहुत संक्षिप्त शब्दों में समझाया जाए तो डिप्लोमेसी इज़ ऑल अबाउट implementing the plans or doing action, performing actions, and statecraft belongs to making plans and strategies, ठीक है। जैसा कि इस आर्टिकल में भी शेयर किया गया है स्टेट क्राफ्ट के बारे में कि स्टेट क्राफ्ट इन्वॉल्व्स फाइन ग्रेन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स। जो भी समस्याएं मौजूद है किसी राज्य में या देश में, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंड किया जाए और ऑल्सो एन एबिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल चैलेंजेस, ठीक है। तो हम किस प्रकार से किन नीतियों को बना करके जो भी हमारी पॉलिटिकल चैलेंजेस है, ठीक है, राजनीतिक चुनौतियां हैं, उसके प्रति हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो इट्स दैट स्टेट क्राफ्ट बिलोंग्स टू दैट, रिस्पॉन्डिंग टू द पॉलिटिकल challenges. It further involves strengthening the ability to exploit opportunities as they arise and display a degree of political nimbleness rather than leaving everything to the security agencies. केवल हम सिक्योरिटी एजेंसीज को काम छोड़ करके केवल सिक्योरिटी एजेंसीज पे ही काम थोप दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छा स्टेट क्राफ्ट अगर हमें शो करेंगे तो फिर इसमें हम लोग को डिस्प्ले हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल निम्बलनेस इन द सेंस की द काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, द काइंड ऑफ promptness that we show towards the problem that has arisen, ओके। तो यही है इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इट इंटेल्स अ शिफ्ट फ्रॉम reposing all faith in security establishment to putting equal emphasis on implementation of the policies and program। तो सब कुछ केवल सिक्योरिटी एजेंसीज पे छोड़ने के बजाय हम लोग कुछ जो हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजीज तैयार किए हैं, जो प्लान्स तैयार किए हैं गवर्नमेंट ने चीज़ों को डील करने के लिए, अलग अलग स्टेट के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा प्लानिंग करना, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये स्टेट
स्टेट क्राफ्ट से बिलोंग करता है, ये स्टेट क्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो बस उसी बात पे एम के नारायण जी जो इस आर्टिकल के ऑथर हैं वो फोकस कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं। एंड एम के नारायण इज़ अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, अ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति इन सारे मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं। वो इस तरीके से पैराग्राफ को शुरुआत करते हैं कि जो स्थितियां हम लोग रशिया और यूक्रेन के बीच में हम लोग देख रहे हैं, और साथ में जो पॉलिटिकल टर्मोइल्स हम लोग साउथ एशिया में देख रहे हैं, तो इसने इन सारे मुद्दों में भारत की भी जो अपनी स्थिति है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, उसके ऊपर हमें भी एक नज़र डालने को विवश किया है। ठीक है, so this is unfortunate for many long-standing security problems have a propensity to wax and wane and seldom seem to go away। ठीक है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत समय से जो हमारा भी सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है वो भी कभी बढ़ता है कभी घटता है अलग अलग राज्यों में। कभी कश्मीर का समस्या उजागर हो जाता है, कभी हमारे यहाँ तमिलनाडु में जो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटीज़ की इशू रहे वो उभर के सामने आ जाता है। कभी लगता है ख़त्म हो गया, फिर लगता है कि नहीं वो बढ़ गया है। कभी हमारे यहाँ माओइस्ट को लेकर के समस्याएं लगती है कि ठीक ठाक हो गई है, या कभी कभी अचानक से वो सामने उभर के आता है। कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं उनके द्वारा किए गए कृत्यों के कारण। ठीक है, तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को ये इसमें बता रहे हैं। तो सबसे पहला ये डील कर रहे हैं कि लिमिटेशंस ऑफ द सिक्योरिटी विजिल। While the country's security agencies do maintain a tight vigil, what is seldom realized is that security agencies can only deal with the immediate threat। ठीक है, तो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो केवल इमीडिएट थ्रेट को ही डील कर सकती हैं। तो ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज पे डिपेंड रहना हमेशा। इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर अस। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस रिक्वायर द यूज ऑफ स्टेट क्राफ्ट, additional doses of security whenever a situation arises are at best a temporary solution। ठीक है, तो सिक्योरिटी का जो हम लोग एडिशनल यूज़ भी करते हैं तो वो एक टेम्पोररी सोल्यूशन देता है। दिस इज नॉट अमाउंट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये समस्या का निदान करके नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चुनौती को समझना होगा और हमारा फोकस स्ट्रेट क्राफ्ट पे भी शिफ्ट करना होगा। और ये पैराग्राफ ये अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए ये बोलते हैं कि इन मेनी कंट्रीज बोथ द अथॉरिटीज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज आर beginning to acknowledge the importance of resorting to statecraft as a vital adjunct to the role played by the security agencies। ठीक है, तो कई सारे देश जो हैं इसके महत्व को समझ रहे हैं, स्टेटक्राफ्ट के महत्व को समझ रहे हैं। ठीक है, ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज प्लस स्टेटक्राफ्ट दोनों का यूज़ करते हुए हम इस समस्याओं को, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याओं को डील कर सकें। जैसा कि शुरुआत में ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि स्टेटक्राफ्ट होता क्या है, तो स्टेटक्राफ्ट इन्वॉल्व फाइन ग्रेन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स and also an ability to quickly respond to political challenges, further involves strengthening the ability to exploit opportunity as they arise and display a degree of political nimbleness। ठीक है, काफ़ी राजनीतिक चतुरता की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। राजनीतिक तौर पर हमें सतर्क, सचेत और क्विक रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत पड़ती है, rather than leaving everything to the security agencies। Entails the shift from reposing all failed security establishment to putting equal emphasis on implementation of policies and programs। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कहानी। अब आगे ये कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ है वो देखने को मिल रहे हैं और उसको किस तरीके से डील किया है। सबसे पहला मामला जम्मू कश्मीर का यहाँ पर ये शेयर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर के, आर्टिकल 370 को लेकर के। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हैज़ अगेन बिकम अ वॉर्टेक्स ऑफ वायलेंस स्पेशलाइजिंग currently on the targeted killings of outsiders mainly कश्मीरी पंडित्स। सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है, ये सिचुएशन और ज़्यादा भी इससे भी ज़्यादा समस्या लिए हुए है। ये इशू 370 को लेकर के जो वहाँ पर लोकल पीपल में जो माहौल बना है, ठीक है, वो भी काफ़ी चिंताजनक है। होम ग्रोन मिलिटेंट्स हैं जो सपोर्ट किए जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नो प्रॉपर सोल्यूशन इमर्ज टू अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। और कश्मीर का ये जो मुद्दा है कम्प्लीटली, ठीक है, ये आज़ादी के समय से ही चल रहा है और अभी तक इसका कोई खास निदान देखता हुआ नहीं मिल रहा है। ठीक है,
तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात यहाँ कि दे ऑल्सो अपीयर टू हैव एक्सेस टू डेटा बैंक्स ऑफ द पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ऑल दिस इज लीडिंग टू द एन एटमोसफियर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। और अमरनाथ यात्रा जो इस बार होने वाला, उसको लेकर के काफ़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि माहौल इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो और साथ में कुछ और भी बातें हैं यहाँ पर। दिस माइट हैव एक्टेड एज प्रोवोकेशन बट व्हाट इज इक्वली डिसर्विंग इज टारगेटेड किलिंग्स ऑफ द पुलिस पर्सनल, मेनी ऑफ होम वेयर ऑन ड्यूटी वाइल सम अदर्स वेयर ऑन लीव, ठीक है। तो पुलिस पर्सनल के ऊपर भी ये अटैक हो रहे हैं, जो और ज़्यादा चिंता का विषय बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा इन जम्मू कश्मीर टुडे एज ऑल्सो एल्सवेयर देयर इज नो ऑल इन वन ग्रैंड स्ट्रेटजी टू डील विद द सिचुएशन। तो कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है कि इस पूरे सिचुएशन को हम लोग एक साथ डील कर लें, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस बिलीव दैट अ सीजिबल सेगमेंट ऑफ द न्यू कैडर्स फॉल इनटू व्हाट दे परसीव एज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। ये सिचुएशन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है एंड दिस फर्दर एग्रीवेट्स द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी अनप्रेडिक्टेबल भी हो चुका है और ये काफ़ी बड़ा चुनौती है। तो इसको डील कर पाना केवल सिक्योरिटी एजेंसीज के दम पर, ये इज नॉट द सॉल्यूशन। ये चीज़ें कभी होंगी, कभी रुक जाएंगी, कभी कम जाएंगी, जैसा कि कुछ दिन तक यहाँ पे कम रहा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का न्यूज़ कम आ रहा था, ठीक है, 370 लगने के बाद, लेकिन फिर से सिचुएशन वहाँ पे ख़राब होती हुई दिख रही है। तो इसलिए इनका कहना है कि द मिसिंग इंग्रेडिएंट इज स्टेट क्राफ्ट विच अलोन कैन वॉक इन स्टेप विद द चेंजिंग कंटूर्स ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सॉल्यूशन एक हो सकता है स्टेट क्राफ्ट, ओके। उसके बाद है द माओइस्ट शैडो। दूसरा जो हमारे देश में जो समस्या है वो माओइस्ट को लेकर के है, जो खास करके बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरला में ये इश्यूज बन के आता है, ठीक है। द पुलिस फेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट ओवर हियर इन द स्टेट ऑफ इंडिया। All of this, of all the strands of militancy in India, Maoists or Naxalites stand apart as being the only ones with a strong ideological underpinnings. So इनका अपना एक ideological underpinnings भी है, ठीक है, जो इसको और ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल बनाता है, इसको और ज़्यादा काफ़ी कंफ्यूज कर देता है लोगों को, ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल आइडिएशन एंड ब्रूटल किलिंग्स has often confused and confounded the police, intelligence and security establishment of the states. In that sense, the Maoists represent the biggest challenge to idea of India, ठीक है। तो माओइस्ट आज भी एक समस्या बने हुए हैं, जिसका कोई अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और more than any other militant or violent movement in the country, curbing the Maoist menace will require considerable doses of statecraft. तो अगर हम माओइस्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे भी स्टेट क्राफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये आर्टिकल आपको ये कहता है कि स्टेट क्राफ्ट का क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि स्टेट क्राफ्ट का क्या रोल होना चाहिए, स्टेट क्राफ्ट किस प्रकार से मिसिंग है हमारे प्लानिंग है स्ट्रैटेजी से। केवल सिक्योरिटी एजेंसीज पे ही डिपेंड रह करके एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन खोजना इन लोकल इस इंटरनल सिक्योरिटी का इंडिया, ये कहाँ तक संभव है। तो इस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जहाँ पर स्टेट क्राफ्ट के इंपॉर्टेंस को दर्शाता हुआ इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स को भी आप एग्जाम्पल में प्रस्तुत किया जा सकता है आंसर राइटिंग में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। उसके बाद पंजाब और नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे जो भी प्रो खालिस्तानी मूवमेंट वगैरह हो रहा है उसको लेकर के एक समस्या बताई गई है। स्लीपर सेल्स की जो समस्या अभी हाल ही में देखने को मिली, जो recent discovery of sleeper cell in Punjab clearly indicate the potential for the revival of pro Khalistan movement, ठीक है, which one ravaged the large parts of the Punjab। तो ये वापस से उभरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यूके वगैरह में तो देख रहा था, लेकिन भारत जैसे देश में इसको वापस देखना, और जो अभी हाल ही में जो एक घटना घटी है, द रिसेंट अटैक बाय प्रो खालिस्तान elements on the headquarters of the Punjab Police Intelligence Wing in Mohali was a rude shock to the security establishment। तो ये भी एक नई समस्या है। अब इसको भी हम केवल सिक्योरिटी एजेंसीज के दम पर सॉल्व करना शायद संभव नहीं होगा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लिया जा सकता है इससे। उसके बाद साउथ में जो समस्या चल रही है तमिल एलम को लेकर के, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE, जो पुरानी समस्या है, काफ़ी पुरानी समस्या है, ठीक है। तो ये भी वापस से उभरता हुआ दिख रहा है। इन द साउथ इंटेलिजेंस एंड पुलिस ऑफिशियल्स अपीयर concerned about a likely revival of
liberation titles of Tamilalam, sponsored activities in Tamil Nadu. Now this stems from a possible revival of LTTT sponsored militancy in Sri Lanka following the recent economic crisis and uncertainty there. तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं और वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं और जिस प्रकार से चीज़ें अव्यवस्थित हो गई हैं, ठीक है, उसके कारण ये वापस से रिवाइव करता हुआ दिख रहा है. Security agencies in India believe that an attempt could be made to reach out to elements in Tamil Nadu to revive the spirit of 1980s. 1980 के उस स्पिरिट को वापस जगाने का प्रयास किया जा सकता है. Now this situation again needs deft statecraft to prevent a resurgence of the past. तो यहाँ पर भी statecraft का ही यूज़ करना सही रहेगा. तो एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन है या कह सकते हैं एक सजेशन है यहाँ पर ऑथर का कि आप स्टेटक्राफ्ट को महत्व दीजिए. इस तरह के लंबे चलने वाले संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक अच्छे स्टेटक्राफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी, एक अच्छे पॉलिसी फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी. और हर क्षेत्र में जो अलग अलग चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के हिसाब से नियम और कानून और सारी चीज़ों को बनाना, उन स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना होगा और उसके हिसाब से समझ के काम करना होगा. ठीक है, तो ये इस आर्टिकल का कहना है. Hence, it should be evident that statecraft is a critical in finding lasting solution to the host of problems that continue to afflict India. India faces several challenges today, but the answer to this is neither grand strategy nor grand simplification nor resort to higher doses of security. India must navigate its way through a complex set of circumstances and situations and situationally manage crises which might otherwise undermine the peace and stability. तो situationally manage करने के लिए बात हो रही है. This is what is called statecraft. A properly structured set of policies having liberal doses of statecraft in addition to a proper set of security measures is the best answer to India's needs now and in future. So this is a very good line to conclude. Okay, if a question is asked regarding this, ठीक है, तो ये लाइन कंक्लूड करने के लिए काफ़ी सुंदर है. और तो इस तरह के इंटरनल सिक्योरिटी के मामले को डील करने के लिए स्टेटक्राफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और स्टेटक्राफ्ट प्लस सिक्योरिटीज़ जो है हमारा सिक्योरिटी मेजर्स है, वो दोनों मिल करके इस समस्या को किस तरीके से एक परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है, उसी की बात इस आर्टिकल में कम्प्लीटली कही गई. ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है संबंधित, वो भी एक ठीक ठाक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, एजुकेशन से संबंधित है. ठीक है, और ये संबंधित है एक्चुअली क्योंकि एक दिन पहले अभी NIS का डेटा आया था. ठीक है, एक सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ जिसमें कि स्कूल्स के कंडीशंस को दिखाया गया कि काफ़ी ख़राब हो गया है 2017 के तुलना में. ठीक है, उसका भी वीडियो बना है, उसमें उसका एनालिसिस किया गया है. तो उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शा रहा है. तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये उस डेटा से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हाँ किस प्रकार से डेटा लिया जाता है, उस डेटा का क्या महत्व है, डेटा कितना कुछ प्रस्तुत करता है, उससे संबंधित है. ठीक है, किस सेक्शन को ये मिस कर रहा है डेटा, क्या एक्चुअली होना चाहिए और क्या एक्चुअली हो रहा है, उस बात को ये हाईलाइट कर रहा है. तो ये जानने समझने के लिए बेहद ज़रूरी है और बिल्कुल इस बात को महसूस भी किया जाता है. मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इससे रिलेटेड कुछ बातें कही भी थी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रियदर्शनी सिंह जी क्या कह रही हैं इस आर्टिकल के माध्यम से क्या बताना चाह रही है हमें. ठीक है, तो नीडेड एजुकेशन डेटा दैट इंगेजेस द पुअर पेरेंट, जो हेडिंग ही है, शीर्षक ही स्पष्ट कर देता है कि ये किशोर इशारा कर रही हैं. एक ऐसे एजुकेशन डेटा की आवश्यकता है जो पुअर पेरेंट को एंगेज करता हुआ हो. ठीक है, एक ऐसे डेटा की आवश्यकता है जो पुअर पेरेंट को एंगेज करता हुआ हो. वॉट इंडिया लैक्स एंड नीड्स इज डेटा विच कैन होल्ड द लोकल विजन ऑफ एजुकेशन एंड लोकल एक्टर्स अकाउंटेबल. तो एक ऐसा डेटा चाहिए जो लोकल विजन को ध्यान में रख के बनाया जाए, जो लोकल एक्टर्स को अकाउंटेबल बनाए. ठीक है, अब लोकल विजन क्या हो सकता है, लोकल एक्टर्स क्या हैं, इस बात को अब हमें इस आर्टिकल में समझना है. तो बड़ा अच्छे से शुरुआत हुआ है इसका, बहुत खूबसूरती के साथ ये आर्टिकल शुरुआत होता है खूबसूरत लाइनों के साथ कि व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर कैन नॉट रीड एंड राइट, when they do not play and dance in school, can the poor speak and demand change? क्या गरीब बच्चे जब स्कूल में पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, जब वो खेल नहीं सकते, स्कूल में डांस नहीं कर सकते, तो क्या इस बारे में जो गरीब हैं
वो अपनी बातें कह सकते हैं, वो बदलाव मांग सकते हैं। क्या ऐसा अधिकार उनको मिला है? अधिकार अगर मिला है तो क्या वो उनका प्रयोग कर सकते हैं? We gather data on enrollments, retention, learning infrastructure, and teacher training to understand the state of our public school system. But is this data enough to inspire transformative changes? ठीक है, हम लोग कई तरीके के डेटा निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट्स कितने हुए, रिटेंशन कितना हुआ, लर्निंग क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टीचर का ट्रेनिंग कितना हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्या केवल इतने ही डेटा काफ़ी है एक ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव लाने के लिए? ये सवाल पूछता है ये आर्टिकल। ठीक है, राजस्थान के ही केस को हम लोग लेके चलते हैं जैसा कि, तो हमने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान में 2017 की तुलना में जो अभी का जो डेटा है वो वहाँ पे जो स्टेट स्कूल के जो हालात देखने को मिले हैं। हालांकि उसमें तो हालात राजस्थान के बारे में तो ठीक ही बताया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ अंतर विरोध भी देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि ASER, ठीक है, ASER 2019 डेटा, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER which is led by the non-governmental organization Pratham, or the National Achievement Survey which is led by the uh, National Council of Educational Research and Training. ठीक है, according to ASER 2019, Rajasthan was among bottom 5 states in learning levels, while in NAS 2017 राजस्थान वॉज अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मर्स। ठीक है, तो एक तरफ ASER का डेटा है जो ये कहता है कि राजस्थान जो है वो बॉटम 5 में है, दूसरी तरफ हमारे पास NAS 2017 का डेटा है जो कहता है कि राजस्थान जो है टॉप परफॉर्मेंस में है। लेकिन इससे किसको बेनिफिट होने वाला है, या जो एक्चुअल जो बेनिफिट होना चाहिए डेटा का वो कहाँ होना चाहिए? ठीक है, तो वही बात ये आर्टिकल कहता है कि वैलिड एज दिस डिबेट इज, इट हैज़ लिमिटेड रेजोनेंस फॉर द अल्टीमेट एंड यूजर ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, दैट इज द पेरेंट। ठीक है, अल्टीमेट एंड यूजर कौन है? गवर्नमेंट स्कूल का पेरेंट है। नाउ मच लाइक द पब्लिक रिपोर्ट on the basic education, that is probe, in India of 1999, which highlighted the very poor state of the government school infrastructure. Shocking, the education community in India, these debates do not involve school users. ठीक है, तो अब ये जो सारे डिबेट है इसमें स्कूल यूजर्स कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। जो भी डेटा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, कलेक्टेड टू मेजर एंड मॉनिटर फिक्स फ्लॉज एंड रिवॉर्ड अचीवमेंट्स एट द स्टेट एंड द नेशनल लेवल्स. Its end users are school administrators, government agencies and researchers and civil society activities. ठीक है, तो इसका जो ये सारे जो डेटा निकलते हैं जो भी स्कूल एजुकेशन का है उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके जो खामी हैं उन खामी को फिक्स करने के लिए, उसके जो एंड यूज़र्स हैं वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, रिसर्चर्स है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट लोग हैं। ठीक है, लेकिन ये शायद ही कभी होता है, इट इज़ रेयरली यूज बाय द पुअर पेरेंट्स। इस तरह के डेटा का यूज़ शायद ही गरीब अभिभावकों द्वारा हुआ जाता है। उनके लिए क्या मायने रखता है? फॉर देम स्कूलिंग इज़ अबाउट एग्जामिनेशन आउटकम। ठीक है, उनके लिए बस इतना ही ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन आउटकम होना चाहिए। ठीक है, विच इज़ अ प्रॉक्सी फॉर लर्निंग का मतलब यही होता है कि इस एग्जामिनेशन का क्या आउटकम आया, तो उनके लिए बस इतना ही जानना है। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लर्निंग का ये मतलब है कि एग्जामिनेशन आउटकम कितना आया, यही आया। हमें देखने को मिलता है हमारे देश में कि बहुत सारे वीडियोस बनते हैं और उसमें आता है, और ये हकीकत भी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई गया इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे वहाँ के बच्चों से इंटरव्यू लिया या कुछ बेसिक सवाल पूछता है तो वो उनके जवाब नहीं दे पाते हैं। 9th का ही बच्चा है लेकिन उससे बहुत जनरल और बहुत ही बेसिक, जैसे संडे का स्पेलिंग पूछ दिया या मंडे का स्पेलिंग पूछ दिया, ये पूछ दिया कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, या ये पूछ दिया कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो वो बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन रिज़ल्ट उनका आता है, वो उनका नाम किसी लिस्ट में, पासिंग लिस्ट में रहता है, तो क्या वो काफ़ी है ये जानने के लिए कि वो बच्चा शिक्षित है? ऐसा नहीं है, बस वही बात ये बोल रहा है। ठीक है, डेटा ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और लर्निंग लेवल्स एट द स्टेट लेवल कैन नॉट ग्लैमराइज द मासेस। केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेटा निकालने से, स्टेट लेवल पर डेटा निकालने से या नेशनल लेवल पर वो कोई मास को ग्लैमराइज नहीं कर सकता। एट वर्स्ट इट कैन कम अक्रॉस as a descriptor of the way things are in a government system, immutable and hopeless. Okay,
हाँ, अब एक विज़न लेके चलना होगा, वन फॉर्म ऑफ अ विज़न, ठीक है। टू इंस्पायर ट्रांसफॉर्मेशन डेटा हैज़ टू बी लिंक्ड, data has to be linked with the vision of school education which addresses the anxieties and aspirations of parents and is actionable at the level of governance closest to them, ठीक है। तो अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो ये जो डेटा है, ये डेटा कंसर्न होना चाहिए स्कूल पेरेंट्स से, और उनकी जो अपनी एंग्जाइटीज़ है, एस्पिरेशन है, उसको डील करना चाहिए जो सबसे नज़दीक जो लोकल गवर्नेंस उनके पास मौजूद है उनके द्वारा, दैट इज़ अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम। द पुअर विल स्पीक, obviously they will speak, but when the data speaks to them and they can speak to authorities empowered to act, तो जब गरीबों को पता होगा कि उन्हें क्या बात करना है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, केवल इनरोल हो जाना ही शिक्षा नहीं होती है, उसके बाद भी बहुत कुछ उसमें समाहित होता है। तो जब वो बात उनको पता होगा तो निश्चित तौर पर वो बोलेंगे, अपनी बातें कहेंगे, और जब वो अपनी बातें कहेंगे तो हमारे पास ये अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो एक्शन ले सके, ठीक है। तो इसलिए केवल नेशनल लेवल पॉलिसी इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ एन इंस्पायरिंग एजुकेशन विजन, नेशनल लेवल ऑफ पॉलिसी से केवल नहीं होगा। इट शुड इनकम्पास द एसेंस ऑफ द विजन ऑफ द पीपल, and the vision will manifest itself differently at the national, state, district and local levels and exists in both policy and non-policy forms. For example, in the workings of say panchayat schools, when it focuses on learning and personality development among migrant children, or non-governmental organization programs strengthening teacher capacity for multilingual classrooms, okay. तो केवल नेशनल लेवल पॉलिसी बनाने से काम नहीं होगा, इस पॉलिसी को, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित पॉलिसी को, ये नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल लेवल्स पे ये होना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी के फॉर्म में और नॉन पॉलिसी फॉर्म में भी। ये आर्टिकल क्या कहना है कि हमें इसे लोकल लेवल पर ले जाना होगा, डेटा में लोकल लेवल के जो एंड यूजर्स हैं उनको शामिल करना होगा, ये डेटा उनके लिए होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो शिक्षा किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से एक्शन लेने की और ज़्यादा आवश्यकता है। The district and the school development plans introduced in national level programs such as district primary education program and सर्व शिक्षा अभियान have largely remained administrative practices। ये जो भी प्रोग्राम्स हैं नेशनल लेवल पे, जो प्रोग्राम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हो गया है, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस रहे हैं। दे वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट स्कूल कंसेंसस, ठीक है। जो स्कूलिंग का यही मतलब होता है, पेरेंट, इट शुड बी पेरेंट स्कूल कंसेंसस, ठीक है। ये आर्टिकल ऐसा कहना चाहता है, पेरेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यकता है। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कुछ बातें इसमें भी बताई गई है कि जो एक लोकली रूटेड एजुकेशन विजन होगा इज वन दैट इमर्जेस फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन व्हाई अ चाइल्ड नीड्स एजुकेशन। पहला सवाल इसको डील करना होगा, इज इट टू रीच कॉलेज। एक सोशल और जो पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए इस सवाल पे होना चाहिए कि एक बच्चे को स्कूली शिक्षा क्यों चाहिए, कि उसको कॉलेज की शिक्षा चाहिए इसलिए, उसको जॉब चाहिए इसलिए, is it for personality development, is it to be an active citizen, what does a top class government elementary school mean, एक टॉप क्लास गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल का क्या मतलब होना चाहिए। तो ये सारे सवालों को डील करना होगा हमें और इसी को विजन में रखना होगा। दिस विजन हैज़ टू बी led by the local political actors and become a central part of the local politics, which involves both formal actors as political party workers and non-formal such as community leaders। तो ये लोकल लेवल पे जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, इन सवालों का जवाब इन लोकल पॉलिटिक्स के आधारों पर नहीं होगा, लोकल पॉलिटिक्स इसको अपने टारगेट में नहीं रखेगी इस चीज़ को सुधारने में, तब तक ऐसी स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो नेशनल लेवल पॉलिसीज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है या वो रिलेवेंट है या एलिटिस्ट है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लाइट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरी एलिटिस्ट। ऑन वन हैंड अ विजन ऑफ स्कूलिंग विल balance immediate, tangible and popularly understandable objectives such as reading, writing as well as livelihood relevant skills and knowledge, and on the other it will include long term and abstract objectives such as peer connections, negotiating with social diversity, curiosity for new knowledge and experiences। तो ये दोनों ही बातों को हम डील कर सकते हैं यहाँ हमारा जो ये इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी या इस तरह का जो विज़न होगा, विज़न ऑफ स्कूलिंग जो होगी, वो जो इमीडिएट नीड है, टैंजिबल पॉपुलरली अंडरस्टैंडेबल ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे रीडिंग का, राइटिंग का, या एक अच्छा जीविकोपार्जन कमाने का साधन बनेगा या उनको एक स्किल्स दिया जाएगा, ये अपने मद्देनज़र ये विज़न रखता है। उसके साथ साथ कुछ और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी अपने साथ में ये रखा है कुछ, ठीक है। नाउ देयर इज़ नथिंग अबाउट पुअर दैट
suggests that they cannot imagine schooling beyond basic livelihood to include art and culture. ठीक है. It is the skill and dynamics of the local politician and politics, respectively, to uphold such a vision and ensure its implementation through contestation. ठीक है. Our school education is depoliticized except for a few aspects such as history curriculum, language instruction and so on. ठीक है. Not local level contestations where some of the issues are rather settled. Parents want English language competencies for their children, and what they learn in history is not as worthy as maths. Okay. अब इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक राइट डेटा हो, एक ऐसा डेटा जो एंड यूज़र से कनेक्ट करे, ना कि केवल वैसा डेटा जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे चीज़ों को बस बताए, इन्वॉल्वमेंट्स को बताए. ठीक है. तो वही कंक्लूड कर रहा है ये पैराग्राफ कि इट इज़ नॉट ओनली व्हेन डेटा इज कनेक्टेड विद लोकली डेवलप्ड एंड पॉलिटिकली ओन्ड विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन दैट विल मूव बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द एक्टिविस्ट. सोशल वेलफेयर इज अबाउट व्हाट? सोशल welfare is about people, and their participation has to be simple, intuitive, and energetic. If the right system of governance and the authority are designed and tools to engage with them are made available, the poor will speak up. What we lack and need is data which can hold the local vision of education and local actors accountable as much as the one we have right now. तो जितना ज़रूरी उन डेटा का है जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल को कनेक्ट करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे डेटा भी होने चाहिए जो लोकल विजन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करे, लोकल एक्टर्स को अकाउंटेबल ठहराए, उनको एम्पावर करे एक्ट करने के लिए लोकल लेवल पर. ठीक है. दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ विशेस टू टेल यू. आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो एक साधारण जानकारी के लिए ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, खास करके एजुकेशन का एक चेहरा देखने के लिए कि किस प्रकार से जो डेटा निकलता है वो डेटा किस रिगार्डिंग है और एक्चुअली में किस रिगार्डिंग में होना चाहिए और इससे और क्या काम करना चाहिए हमें, इसको सजेस्ट करता हुआ ये बहुत सुंदर सा आर्टिकल है. ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है हालांकि उससे पहले कुछ एजुकेशनल प्रोविजंस जो है हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको देख लेते हैं. उसका एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं कि आर्टिकल 45 में डीपीएसपी के अंतर्गत हमारे यहाँ इट वॉज मैंशन दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स फॉर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये शुरुआत में हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, मेकिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट रादर देन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. जो ये डीपीएसपी में था उसको उठा करके फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है ना. 2002 के एक्ट के थ्रू 21A को इंट्रोड्यूस किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आर्टिकल 45 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स. तो ये 14 ईयर्स का जो एलिमेंट्री एजुकेशन था, कंपल्सरी एजुकेशन, उसको अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया है और उसको 45 को अमेंड करके इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बना दिया गया है बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स. आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए RTA एक्ट लाया गया था 2009 में. ठीक है. तो 2002 में आर्टिकल 21A बना और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया. अब इस एक्ट में SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान, इसके ऊपर जोर दिया गया. ठीक है. और SSA क्या एम करता है? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर. Okay. Article 21A provides for free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as fundamental right. इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं. तो एजुकेशनल रिलेटेड जो कुछ प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, इसको हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट रिवीजन आपको यहाँ पर हो गया. ठीक है. इसके अलावा तीसरा आर्टिकल जो हमारा है वो संबंधित है टोबैको से. ठीक है. अब टोबैको से क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, ये WHO के द्वारा मार्क किया गया 1987 में. तो उसी के अवसर पर ये आर्टिकल आया है, जिसमें टोबैको से संबंधित कुछ डेटा यहाँ पर दिखाया गया और ये कुछ चीज़ें हैरान करने वाली भी हैं और कुछ अच्छे सजेशंस भी दिए गए हैं इसमें. जैसा कि इसमें कह रहा है कि द सेकेंड ग्लोबल एडल्ट tobacco survey estimated 28.6% of all adults in India used tobacco in 2016-17, second only to China. ठीक है. तो ये जो सर्वे है ये बताता है क्या
कि 28.6% जो सभी एडल्ट्स है उसने टोबैको का यूज़ किया 2016-2017 में। ओके, जो कि चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। द सर्वे सेड 42.4% of men and 14.2% of women use tobacco, both the smokeless form that is chewing tobacco and the smoked form that is cigarettes and बीडीज। ठीक है, तो ये डेटा है 42.4% पुरुष है और 14.2% महिला है जिन्होंने टबैको का यूज़ किया। वो दोनों ही फॉर्म में, स्मोकलेस फॉर्म में और ठीक है स्मोकलेस है चूइंग फॉर्म में। ठीक है, 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे डिक्लेयर किया था टू ब्रिंग अटेंशन टू द इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको पॉइजनिंग अवर प्लानट इज द थीम फॉर May 31 दिस ईयर। ठीक है, तो आज का जो ये थीम है वो है पॉइजनिंग अवर प्लानट। अब इसके बारे में कुछ इसके प्रभाव के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पर कि 2021 में स्मोकिंग से लगभग 8 मिलियन लोग मरे, लेकिन टोबैको केवल ह्यूमन हेल्थ के लिए ही अभिशाप नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ही केवल अभिशाप नहीं है ये टोबैको, बल्कि WHO ने ये कहा है कि 600 मिलियन ट्रीज आर चॉप्ड डाउन एनुअली टू मेक सिगरेट्स, 84 मिलियन टन्स ऑफ CO2 emissions are released into atmosphere and 22 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर are used to make cigarettes। तो ये हैरान कर देने वाला डेटा है, ये परेशान कर देने वाला डेटा है। ये तो पहले से था ही परेशान करने वाला, इसमें एक नई परेशानी ऐड हो गई। In addition to the environmental cost of production, cigarette butts, packaging, plastic pouches of smokeless tobacco and electronics and batteries associated with cigarettes pollute our environment। तो ये environmental pollution का भी एक बहुत बड़ा अब केस बन चुका है और environment को pollute करने में इसका भी एक अच्छा खासा योगदान है। और भारत की स्थिति की बात की जाए तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, अबाउट 800 मिलियन kg एनुअली। अब आप समझ सकते हैं क्या लोड पड़ता होगा एनवायरनमेंट के ऊपर। मोस्ट एफर्ट्स to counter tobacco epidemic have been directed at creating awareness about the ill effects of tobacco. Now these have borne fruit। अब काफ़ी सारे काम किए गए हैं तो इससे का फल भी मिला है हमें। 90% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया क्रॉस स्ट्रेटा आइडेंटिफाइड टोबैको हैज़ बीन हार्मफुल। 90% लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि हाँ टोबैको हार्मफुल है हेल्थ के लिए, लेकिन अच्छा खासा सेवन कर रहे हैं लोग, इसमें भी कोई परहेज नहीं है लोगों का। While the several campaigns have also dealt with finding alternative livelihoods for tobacco farmers, an issue that sometimes goes unnoticed is deforestation। ठीक है, तो अब ये एक समस्या है, ठीक है ना, कि जो टबैको फार्मर्स है उनके लिए भी हमें एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स मिशन खोजने पड़ेंगे, अभी अल्टरनेटिव लाइवलीहुड खोजने पड़ेंगे। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन भी टबैको का कारण होता है। ठीक है, ये भी एक समस्या है क्योंकि टबैको उगाने के लिए हमको फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। इससे संबंधित भी कुछ डेटा है, जैसे कि अबाउट 6 मिलियन फार्मर्स एंड 20 मिलियन फार्म लेबरर्स वर्क इन टोबैको फार्मिंग अक्रॉस 15 स्टेट्स। जो ये डेटा आया है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑल्दो फार्मिंग ऑफ टोबैको ओनली कंट्रीब्यूट्स 1% ऑफ GDP एज पर वन स्टडी, जो इसका हेल्थ एक्सपेंडिचर है उन टोबैको रिलेटेड जो डिजीज़ उनको ट्रीट करने के लिए वो लगभग 5.3% ऑफ टोटल हेल्थ स्पेंडिंग हो जाता है। तो 1% GDP कंट्रीब्यूशन और 5.3% इसका एक्सपेंडिंग है इससे रिलेटेड डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये कहीं से भी फ़ायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी फार्मिंग ऑफ टोबैको कैन नॉट बी स्टॉप्ड विदाउट सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड फॉर सोशल डिस्ट्रप्शन। लेकिन एक सॉल्यूशन भी है इसका, आज के समय में सॉल्यूशन भी आया है। वो क्या है? मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन किसने लेके आया? तो फॉरेस्ट्री कम्युनिटी ने लेके आया। क्या है ये? तो ऑब्वियस बात है, ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए गए हैं, उसी को रिलेट करता हुआ यहाँ पर एक बात है। तो हमारा जो ये फॉरेस्ट्री कम्युनिटी है ना, वो क्या काम किया है वो देखना है यहाँ पर कि द फॉरेस्ट्री कम्युनिटी solutions and instruments to incentivize the reduction of deforestation through the use of carbon credits। ठीक है, अब कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है उसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं अभी भी। ठीक है, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेप है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम इमिट करे इसको करने के लिए एक स्टेप है। साथ में जो हमारा जो पेरिस समझौता है, ठीक है, COP21 है, हमारा जो
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है और ज़ीरो एमिशन को लेकर के जो हमारा जो एम है उसको फुलफ़िल करने के लिए इस तरह के कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया है, कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट आया है। तो कार्बन क्रेडिट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टन ऑफ कार्बन दैट इज नो लॉन्गर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। देयर आर सेवरल वेज टू जनरेट कार्बन क्रेडिट, बहुत सारे तरीके हैं कार्बन क्रेडिट को जनरेट करने का। कैसे जनरेट करते हैं, पहले कार्बन क्रेडिट क्या है, तो कार्बन क्रेडिट क्या है, इट इज़ द करेंसी यूज इन द कार्बन मार्केट। ठीक है, क्या है ये, एक प्रकार का करेंसी यूज इन कार्बन मार्केट। अब इसमें होता क्या है इन दिस मार्केट, तो कंपनीज दैट हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ इमिशंस एंड फ्यू ऑप्शंस फॉर रिडक्शन कैन बाय कार्बन क्रेडिट्स टू ऑफसेट देयर इमिशन। ये पैसा लेंगे, ठीक है, और अपने कार्बन इमिशंस को घटाएंगे कुछ टेक्नोलॉजी लगा करके। तो कार्बन क्रेडिट के मदद से कुछ टेक्नोलॉजी लगाएंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से वो कार्बन एमिशंस को घटाने का काम करते हैं। ठीक है, बस वही बात यहाँ लिखा है कि देयर आर सेवरल वेज टू जनरेट कार्बन क्रेडिट इंक्लूडिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज वेयर दे स्टॉप यूजिंग नॉन रिन्यूएबल बायोमास such as firewood from deforestation and start using renewable biomass which is in addition to emitting less greenhouse gases contribute to the direction of deforestation। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंपनीज है दे इनडायरेक्टली हेल्प मेंटेन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन एडिशन टू द बैलेंसिंग द लेवल ऑफ जीएचजी एमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पुअर कम्युनिटीज। ओके, तो कार्बन क्रेडिट समझ में आ गया कि क्या है। तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली क्या है कि कार्बन एक एक टन ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है दैट इज नो लॉन्गर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसकी ये क्या है, एक प्रकार का करेंसी है, कहाँ, कार्बन मार्केट में। ठीक है, और इसमें क्या होता है इस कार्बन मार्केट में कि कंपनीज जिनके पास हाई लेवल ऑफ एमिशन होता है, ठीक है, और बहुत कम ऑप्शन है कि वो कार्बन को रिड्यूस कर सके, ये कार्बन क्रेडिट का यूज़ करते हैं अपने एमिशंस को कम करने के लिए। उसमें क्या करते हैं कि किसी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का जब वो यूज़ कर रहे हो तो उसके जगह पर वो किसी रिन्यूएबल सोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, अपने एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेज कम निकले। तो यही हो गया। बस वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये मार्केट सॉल्यूशंस हमारे पास अभी फ़िलहाल उपलब्ध है और इस पे काम भी हुआ है। क्योंकि हमारा जो नया सर्च है, न्यू कमिटमेंट टू जीरो कार्बन फ्रॉम द इंटरनेशनल कमोडिटी सेक्टर, कंपनीज आर पुटिंग प्रेशर ऑन द सप्लाई चेन टू ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि यूनिलीवर, अमेजॉन, नेस्ले है, अलीबाबा है, महिंद्रा ग्रुप है, आर प्लेजिंग टू कट एमिशंस एंड आर poised to invest around $50 billion in nature-based solutions such as carbon sinks। ठीक है, now this is driving new interest in sourcing from sustainable landscapes and buying high quality forest carbon credit। अब इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, द रेवेन्यू फ्रॉम दिस इज मैनी टाइम्स हायर देन द अर्निंग्स फ्रॉम सेलिंग टोबैको लीव्स। अब इस चीज़ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, कार्बन क्रेडिट ले करके, ठीक है, कार्बन मार्केटिंग करके, तो वो रेवेन्यू ज़्यादा हायर होगा। तो ये से कंपनी भी इस काम को कर रही है ताकि उनको भी रेवेन्यू जनरेट हो, वो भी प्रॉफिट में भी है, उनके लिए प्रॉफिटेबल भी है। साथ साथ सिगरेट कंपनीज themselves appear to be changing। In 2016, one of the largest cigarette companies pledged to begin transitioning its customers away from tobacco to smoke-free products. And by 2019, it reported it was spending 98% of its research and development budget to back up this goal। तो ये बात इसमें है कि कंपनीज भी अब सचेत हो रही हैं और अपने जो उनके जो कस्टमर्स हैं उनको एक उनके अंदर भी एक ट्रांजिशन लेके आ रही है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक सिगरेट कंपनी है जिसने प्लेज किया था अपने कस्टमर्स को टोबैको से स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स की ओर ले जाने की ओर, और वो काम भी कर रही है, ऐसा उसने डेटा दिया है। ठीक है, तो टोबैको को लेकर के जो हालात है वो ये आर्टिकल कहता है कि इट्स बेटर देन बिफोर, सम कंपनीज हैव शोन मच ग्रेटर लेवल्स ऑफ डिस्क्लोजर देन देयर कंपीटिटर्स। नाउ दीज statistics don't necessarily show how good companies themselves are but rather how much less harmful they are than they used to be। ये नहीं बताता ये सब जो डेटा है, ठीक है, ये सब जो स्टैट्स है कि वो कितनी अच्छी कंपनी है, बल्कि ये बता रहा है कि वो अपने आप को पहले से कितना ज़्यादा हार्मलेस बनाई है, कह सकते हैं हाउ मच लेस हार्मफुल दे आर टुडे। ठीक है, सो इन अ वे दीज सो कॉल्ड फ्रंट रनर्स are helping in sin stocks get recognition for doing less harm than before by qualifying the pace of change।
By transitioning to safer nicotine delivery system and moving away from tobacco, cigarette companies are potentially lowering the risk of customers dying from cancer. तो इस तरह के कुछ कदम उठा करके ये कंपनियां उन लोगों की जान को भी बचाने का प्रयास कर रही है जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनको कैंसर से बचाने का भी काम कर रहे हैं। तो सब कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो अपने हैं, लेकिन अगर हम लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, educating potential consumers to not consume tobacco, supporting consumers in their journey to quit, and incentivizing industry to help consumers and the planet will protect not just our lungs but also the air we breathe। ठीक है, तो अब हमें केवल अपने लंग्स को ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पेड़ों को बचाने की भी आवश्यकता है। एक तरफ सिगरेट जो है वो हमारे लंग्स को ख़राब करता है, दूसरी तरफ जो ओरिजिनल हमारे लंग्स हैं एक्चुअली, जो ऑक्सीजन गिवर्स है, प्लांट्स एंड ट्रीज़, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और जो पानी है, दूसरा पानी बर्बाद होता है, प्लास्टिक्स वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो सिगरेट का प्रयोग ना करें और जितनी जल्दी हो सके हम सभी छोड़ दें इनका यूज़ करना, ठीक है। इस रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है ना, ताकि एक स्वस्थ इंसान भी बने, एक स्वस्थ वातावरण के साथ, स्वस्थ इन्वायरमेंट के साथ। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम कोई भी पदार्थ जो सिगरेट या सिगरेट जैसे हैं, स्मोकिंग के जितने भी पदार्थ हैं, उनको हम लोग त्याग दें, ठीक है। तो ये समाज जब तक जागरूक नहीं होगा इस विषय पर, सभी लोग जो इसको निर्माता हैं, इनके निर्माता कंपनियां हैं इसकी, और जो यूज़र्स हैं, वो दोनों को ही अवेयर होने की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर ये अच्छा एक आर्टिकल है जो बहुत तरीके से हमारी आंखें खोलता है, ये भी बताता है कि किस प्रकार से कंपनियां आगे काम कर रही हैं। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले आर्टिकल में। उम्मीद है आपको आर्टिकल पसंद आया होगा, और कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए आप लोगों का, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।